बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 6 मई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने एक बहुत ही अहम मुकदमे की समाअत थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपील की थी जो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से, जिसमें मखसूस नशिस्तों में उनको हिस्सा नहीं दिया गया था। इस मामले पर अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। आज उसकी समाअत थी और उसकी समाअत के नतीजे में इख्तिताम पर जो हुक्मनामा जारी हुआ है, ये एक गेम चेंजर फ़ैसला जो है वो है। बहुत सारे हवालों से वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा उन मंसूबों को, वो जो प्लानिंग इस वक्त शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही थी कि क्या कुछ होगा इवेंचुअली इसी पार्लियामेंट से और इन्हीं नशिस्तों के साथ वोटिंग की जाएगी। लगता यह है कि इसने उस गेम को और उस अदाद शुमार को, उस जमा तफरीक को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है। और जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूने जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा था। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच इसने समाअत की। वक्फे से पहले जो 47 मिनट की समाअत थी उसकी तफसील मैंने इससे पिछली वीडियो में आपके सामने रखी थी। सिर्फ तस्करे के तौर पर कुछ चीज़ उसकी भी मेंशन कर दूंगा, लेकिन इवेंचुअली जो एक अबूरी हुक्मनामा, एक इंटरिम ऑर्डर इस बेंच की तरफ से जारी किया गया है, ये एक बड़ा अबूरी हुक्मनामा है और इसको आप एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली बड़ी मगर आर्जी फतह करार दे सकते हैं, क्योंकि ये मामला ज़ाहिर है कि इवेंचुअली 3 जून से दोबारा इसकी समाअत शुरू होगी और 3 जून से ऑनवर्ड्स अगले 1 महीने में तकरीबन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के नतीजे में इस मामले का हतमी जो है फ़ैसला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आएगा। लेकिन उस वक्त तक क्या कुछ हो चुका होगा। दूसरा, आज जो कमरा अदालत में मैं मौजूद था जिस वक्त समाअत हो रही थी, उस दौरान जो वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं वो भी एक तरीके से लॉफिंग स्टॉक जो है वो बन गए। उनके ऊपर जो है वो एक अदालत में कहे लग गए। वो जिस किस्म के दलाइल दे रहे थे या गुफ्तगू कर रहे थे वो बड़ा पर्सनल होकर बात कर रहे थे और बेंच के साथ उनकी जो है वो एक्सचेंज वो भी बड़ी दिलचस्प किस्म की थी, जिसमें उनके जो रिमार्क्स हैं बेंच की तरफ से वो भी बड़े दिलचस्प थे, जिसमें उनको ये बताया गया जो सिकंदर, उनका नाम भी सिकंदर है, सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब, उनको ये बताया गया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। ये मामला किसी सियासी जमात का नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी है, जो सबसे प्राइम, सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस की उनकी जॉब है, वो ये कि वो पाकिस्तान के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये मामला इतना अहम है और जिस किस्म के दलाइल वो दे रहे थे वो ज़ाहिर है उनका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ माजी भी है। वो तहरीक इंसाफ के तरफ से वकील भी रहे हैं। जो पनामा वाला, नवाज शरीफ वाला मुकदमा था और फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ उनकी बड़ी कुर्बत है। जहांगीर तरीन को बहुत सारे केसेस में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आज समाअत में क्या कुछ हुआ, फिर इवेंचुअली जो हुक्मनामा सामने आया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और हुक्मनामे बल्कि शुरू हुक्मनामे से कर लेते हैं। हुक्मनामा जो है वो उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको बरकरार रखा गया, उसको मुअत्तल कर दिया है। और मुअत्तल एक एक्सटेंट तक किया गया है कि जो मखसूस नशिस्तें जो तनासुब के एतबार से, प्रोपोर्शन के हिसाब से बनती थी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की, वो तो बरकरार रहेंगी। लेकिन जो PTI के खाते की नशिस्तें थीं, यानी कि 82 अरकान के अगेंस्ट 23 मखसूस नशिस्तें जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनती थीं, उनको फिर बंदर बांट कर दी गई थी। माल गनीमत की तरह इन सियासी जमातों ने उसको उन सीट्स को लूट लिया था, वो इनके पास आ गई थी, उनको मुअत्तल कर दिया है। यानी कि इफ़ेक्टिवली जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की थीं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की थीं, वो चली गई थी इन सियासी जमातों के पास जो कि हुक्मरान इत्तेहाद है और इनका नंबर 2/3 अक्सरियत जो है वो क्रॉस कर गया था। यानी कि ये किसी भी किस्म की आईनी तरमीम कर सकते थे, जुडिशल पैकेज कर सकते थे। अब मैं आपके सामने बता देता हूँ एग्जैक्टली जो है क्या कुछ हुआ और क्या
बड़े रिमार्क्स आए और जो मामला है आइन का आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6 और फिर उसकी जो सब सेक्शंस हैं डी और ई, उनकी तशरीह की तरफ मामला जाएगा। क्या कुछ हो सकता है इस सारे मामले में, ये मैं आपके सामने जो है वो ज़रा तरतीब के साथ रख देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसकी समाअत जो है वो शुरू हुई जिस वक्त सुबह 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। इसमें एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और वफाकी हुकूमत जो है उसने फौरी तौर पर यह कहा कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाए इस मामले पर, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 है और आइन की तशरीह जो है वो 3 रुकनी बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच कर सकता है। उस पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कहा कि जो मौजूदा केस है आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील में सुन रहे हैं और मौजूदा जो केस है वो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ। अभी तो उन्होंने कहा कि अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला होना है और एक मरतबा ये फैसला हो जाए कि ये काबिल समाअत हैं या नहीं, फिर लार्जर बेंच का मामला जो है वो भी देख लिया जाएगा। फिर साथ ही जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए और वो सवालात ऐसे थे जिन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तिया पांचा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात किसी भी वजह से इंतखाबी निशान नहीं ले सकी तो क्या उसके वोटर्स जो हैं उनको नुमाइंदगी के हक़ से महरूम रखा जा सकता है। सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से उनकी बनती हैं, यानी कि प्रोपोर्शन जो है उसका ख्याल रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें अगर जो प्रोपोर्शन के एतबार से बनती हैं सियासी जमातों की वो तो आपने एलोकेट कर दी, जो नशिस्तें बच गई हैं उन्हें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में जिनको पहले मखसूस नशिस्तें उनके जो नंबर ऑफ़ विनिंग कैंडिडेट्स है उसके अगेंस्ट अलॉट हो गई हैं, उन्हीं को मज़ीद नशिस्तें जो हैं वो भी अलॉट कर दी जाएँ। ऐसा कहाँ है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसमें कहा कि हमें जो है वो पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला जो है वो पब्लिक मैंडेट का है कि आवाम ने जो मैंडेट है हक़ हुक्मरानी है या अपनी नुमाइंदगी का हक़ है वो किसको दिया है। फिर सवाल जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने किया कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर कोई भी सियासी जमात है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल जो है वो अदालत में गए थे, लेकिन उस मामले पर ज़ाहिर है कि सबको मालूम है कि क्या हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी। यानी अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो बड़ा क्लियर इसमें नज़र आए। इवन जो बेंच है उसने जो अबूरी हुक्मनामा जारी किया है इवेंचुअली एट द एंड, वो मैं आपको बताऊँगा क्या है, वो भी यूनानिमस था। उसमें तीनों जो मौजूद बेंच के मेंबरान हैं उनका इत्तफाक राय मौजूद था, उसी से डिक्टेट जो है करवाया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट है किसी जमात का वो किसी और जमात को दे दिया जाए। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद फौरी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के हुक्काम हैं उनको तलब कर लिया और फिर मुकदमे की समाअत में वक्फा हो गया। वक्फे के बाद जब काम शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का आइनी उसूल क्या एक तकनीकी उसूल से ख़त्म किया जा सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या मामला है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लिखा था कि आप हमें अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके लिए ख़वातीन की फ़हरिस्त जमा करवा दें। वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत उन्होंने जमा नहीं करवाई, लिहाजा वो तो उसका हिस्सा ही नहीं बन सकते। ये वो प्ली जो है वो ली गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बाकायदा एक तरह से बादुन नज़र में देखा जाए तो इस सारे मामले में पार्टी बनते हुए कि किसी तरह ये तहरीक इंसाफ जो है उसको मखसूस नशिस्तें ना मिल जाएँ, और इस बात को बुनियाद बना के अब आपको याद होगा कि वो तो फैसला बिल्कुल वी आवर्स में आखिरी चंद मिनटों में हुआ था, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ था, बल्ले का निशान का मामला था, आखिरी वक्त में बल्ले का निशान ख़त्म हुआ और फिर जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके प्लेटफॉर्म से उनको टिकट्स जारी होने का मामला हो ही नहीं सका। और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जब एक जमात लड़ ही नहीं रही थी तो आपको मालूम है कि उसने क्यों कर जो है वो जमा कराई होती, लेकिन ये एक टेक्निकल
معاملہ ہے. آئین اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ ریپرزنٹیشن کیسے ہونے چاہیے, تناسب کے اعتبار سے, پرپورشن کے اعتبار سے ہونی چاہیے. اچھا, آگے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایک سیاسی جماعت نے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہیں کرائی تو کیا آئین کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آئین کا حوالہ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا. منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک طرف پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, دوسری طرف پروپورشن کے اعتبار سے نمائندگی. منصور علی شاہ نے اس سوال کیا کہ یہ سوال اہم ہے کہ بانٹی گئی مخصوص نشستیں کیا دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کیس ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے اپیل میں ہمیں فریق ہی نہیں بنایا. جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اوپر کہا کہ پارٹی نہیں بنایا پھر بھی بلا رہے ہیں, جائیں اٹارنی جنرل کو لے کر آئیں. مرکزی سوال انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ 82 نشستوں پر آپ کے مطابق 23 مخصوص نشستیں بنتی ہیں, کیا یہ 23 مخصوص نشستیں دوبارہ بانٹی جا سکتی ہیں؟ ایسا کہیں آئین اور قانون میں ہے؟ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت تو ہے, یہ کہا جسٹس اطہر من اللہ نے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیس جو ہے وہ صرف مخصوص نشستوں کی حد تک سن رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے اس سارے معاملے میں جو حکم امتناعی ہے اس کے حوالے سے بھی سوال کیا کہ اس میں کیا مانگا گیا ہے. تو فیصل صدیقی نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف ووٹ کی حد تک حکم امتناعی چاہتے ہیں کہ ایک انٹرم آرڈر جو ہے وہ آ جائے, ایک سسپینشن جو ہے وہ مل جائے. اور معاملہ جو ہے وہ اب اس سارے معاملے پہ جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سب کو سننے کے بعد, اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہوئی جو سکندر بشیر محمد ہیں ان سے سوالات جس وقت ہو رہے تھے بینچ کی طرف سے, ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا کیا مطمع نظر ہے, آپ کا نقطہ نظر اس سارے معاملے پر کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے وہ ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک جماعت کے طور پر نہیں الیکشن لڑ رہی تھی, یہ آزاد تھے, آزاد نے جہاں پر شامل ہو گئے اور وہ شامل ایک ایسی جماعت میں ہوئے, وہ پورا معاملہ انہوں نے ایکسپلین کیا جو میں پہلے بھی اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اس کے اوپر ان سے سوال کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے اس نے 6 نشستیں جیتی ہیں, کل 226 نشستیں ہیں اور 220 نشستیں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں. اب جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے, تو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بنتی ہیں کل ملا کر 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی. تو آپ یہ نشستیں کس کو دیں گے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 سیٹیں جیتی ہیں جس جماعت نے یا جن جماعتوں نے ملا کر 6 سیٹیں جیتی ہیں ان کو 70 نشستیں جو ہیں مخصوص نشستیں وہ دے دی جائیں گی. اس کے اوپر سارے لوگ ہنس پڑے کمرہ عدالت میں اور تھوڑا سا جزبز بھی ہوئے. روسٹرم پہ کھڑے ہوئے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بے شک ہنسے میرے پہ, لیکن آئین اور قانون میرے مطابق, میرے کلائنٹ کے مطابق یا جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے, یہ ایک ایسی توجیہ ہے کہ کامن سینس سے اس کو دیکھا جائے کہ جو لوگ ووٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں, پورے اس ملک میں جو ووٹرز ہیں ان کا حق کہاں گیا, ان کی ریپرزنٹیشن کون کر رہا ہے. اور وہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کی جوائننگ کے حوالے سے پھر جب انہوں نے کر لیا ایک پلیٹ فارم کو جوائن, تو ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ ان کی جماعت نے فہرست جمع نہیں کرائی تھی, لیکن آئین اس سارے معاملے پر واضح ہے. حکم نامہ کیا آیا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس آئین کے آرٹیکل کی تشریح ہونی ہے سب کلوز کی وہ کیا کہتا ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. جو حکم نامہ ہے وہ جاری کیا گیا کہ 3 جون تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کی جاتی ہے اور سسپینشن جاری کر دی. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا اس حد تک, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو اوور اینڈ ابو یعنی کہ ایک مخصوص نشستیں جو کوٹے کے مطابق پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ نواز کی, JUIF کی یا جو MQM ہے, دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, کاف لیگ ہے, ان کی بنتی تھیں, وہ تو ان کا حق تھا. جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی فارم 47 کے مطابق اس کے مطابق ان کو وہ نشستیں دے دی گئی. لیکن اس سے جو اوپر والی سیٹیں ہیں اوور اینڈ ابو جو کہ حصہ بنتا تھا سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس کا, وہ نمبر آف سیٹس یعنی کہ 23 ان دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے, وہ کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے, وہ بجٹ پاس ہونے میں ووٹ نہیں دے سکتے, وہ جو ایوان کا
जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, वो उसमें मोशंस मूव नहीं कर सकते, तकारीर नहीं कर सकते, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स नहीं दे सकते। और इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से बात की जाए तो वो जिस जुडिशल पैकेज की बात हो रही थी, ये जो बात हो रही थी कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो एक जो टर्म है फिक्स करने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए एक आइनी तरमीम ला रहा है और 3 साल के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे। फिर जजेस की जो तकर्री है उस सारे मामले के ऊपर आइनी तरमीम के तहत करना था। फिर कुछ लोग चैमगोइयाँ कर रहे थे कि जो 18वीं आइनी तरमीम है उसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल जो है उसके हवाले से बातचीत है और उसके लिए एक अदद दरकार है, और अदद जो है वो नंबर के इतने वोट्स होंगे तो आप आइनी तरमीम कर सकते हैं। आपको 2/3 मेजॉरिटी जो है वो दरकार होती है। 224-225 से ज़ायद नशिस्तें आपको चाहिए अगर आप आइन में तब्दीली करना चाहते हैं, तरमीम करना चाहते हैं। तो ये मैजिकल नंबर इन मखसूस नशिस्तों को जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की बनती थी वो मिलाकर इनको मिल जाने के बाद इनके पास वो नंबर मौजूद था। लेकिन अब जब ये वोटिंग राइट इनके पास नहीं है तो इस सूरत में आइनी तरमीम करने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद अपना नंबर लूज़ कर गया है। 3 जून से ये समात होगी, तकरीबन 1 महीने में रोज़ाना की बुनियाद पर समात के ऊपर इस पर डिसीजन आएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको जो इस्तदा की गई कि आप इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाएं क्योंकि आइन की तशरीह दरकार है, तो उसमें फ़ैसले में ये लिखवाया गया कि यह मामला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत 3 रुकनी कमेटी जो बेंच फिक्स करने के मामला देखती है, तय करती है, उसके पास भिजवा दिया जाएगा। गोया जो 3 टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, अब इस मामले के ऊपर जो है वो डिसीजन लेंगे कि इसका बेंच का क्या करना है। और बाय 3 जून ये फैसला कर लिया जाएगा कि 5 या 7 रुकनी बेंच इसके ऊपर बनाया जाए या ना बनाया जाए। और आइन का आर्टिकल 51 सब क्लॉज सब आर्टिकल 6 और उसके फिर सब क्लॉजेज जो हैं डी और ई, उनकी तशरीह जो है वो भी इसमें की जाएगी। अब आ जाते हैं आइन का जो आर्टिकल 51 6 डी और ई है। ई मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि वो सिर्फ विमेन की जगह माइनॉरिटी सीट्स जो है उसका तज़किरा है, दोनों में बात तकरीबन एक है। जो 51 6 डी है वो क्या कहता है कि मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर विमेन विच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस अंडर क्लॉज 3, कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं सूबे के एतबार से अंडर क्लॉज 3 जो एलोकेट की जाती हैं, शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के कानून के मुताबिक वो इलेक्ट होनी चाहिए थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि एक सियासी जमात अगर कोटा है 30% का, वो 100 नशिस्तें जीतती है तो तनासुब के एतबार से 30% सीट्स 30 सीटें उनको मखसूस नशिस्तें मिलना मस्ट है कि उन्हें मिलेंगी। ये है प्रोपोर्शन, ये है आईन पाकिस्तान। आगे ये कहता है कि थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly, कि उस सूबे के एतबार से जो उसकी नशिस्तें बनती हैं, मखसूस नशिस्तें, वो उसको दे दी जाएंगी जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं उसके नंबर पर तनासुब के एतबार से। आगे प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस पैराग्राफ the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates। यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन दिस केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि मुख्तलिफ इलेक्टोरल सिम्बल्स पर जीत कर आए, अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के बाद ऑफिशियल गज़ट में उनका नाम आ जाता है कि वो फलां सियासी जमात ज्वाइन कर चुके हैं, इन दिस केस पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास जो है वो सीट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, अब आइन तो ये कहता है लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी फैसला आया, अब आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। इस हवाले से बेंच क्या बनता है, बेंच में कौन लोग शामिल होंगे, और अलबत्ता इस सारे मामले में जो रिमार्क्स हैं ऑनरेबल
آنریبل بینچ کی طرف سے تینوں معزز اراکین جو ہیں بینچ کے، ان کی طرف سے جو آبزرویشنز یا ریمارکس یا کویسچنز ریز کیے گئے، اس میں لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے ایک طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ویکر گراؤنڈ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ پہلی بڑی مگر عارضی فتح ہے۔ عارضی اس وجہ سے ٹیمپریری ہے کہ 3 جون سے آن بڑی یہ معاملہ سنا جائے گا، اور ایونچولی اس میں کیا ڈیسیجن آتا ہے یہ تو اب ظاہر ہے کہ ان دا ٹائمز ٹو کم وی ہیو ٹو سی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بہت سارے لوگوں کے سٹیکس ہیں، کچھ کی اپوائنٹمنٹس، کسی کی لمبے وقت کے لیے کوئی چیف جسٹس نہیں بن پائے گا، کوئی زیادہ عرصے کے لیے چیف جسٹس بن جائے گا، یہ ظاہر ہے کہ اس میں سٹیکس بھی ہیں اسی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے۔ لیٹس سی یہ سارا معاملہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔